हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ शानू असवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर दिखिएगा, स्टार्ट से एंड तक पूरे अंत तक ज़रूर दिखिएगा, बने रहिएगा। आप सबके लिए बहुत बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। जब कोई आप व्यक्ति से बात कर सकेंगे सो आप कंप्लीटली आप बहुत ही अच्छे नॉलेज के साथ उभरेंगे इस टॉपिक के साथ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक ऑफ कोरोना वायरस लेक्चर। देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, टॉपिक का नाम है कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी एंड दूसरा टॉपिक इससे को रिलेट करता है जिसका नाम है, आपने सुना होगा हाल ही में, साइटोकाइन स्टॉर्म। सो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ना भूलें। ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ बिल्कुल बहुत ही साधारण इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैं आप बिल्कुल हिंदी में भी समझाऊंगा। और बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिलिंगुअल होना बहुत ही ज़रूरत है। ऑलवेज भी बिलिंगुअल, नेवर भी सिंगल लिंगुअल हो सकते हैं, तो वो नहीं होने का, तो ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। मैं इस पर नीचे वो नहीं करूँगा, बस समझाऊँगा। कॉन्वेलेंट का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस। मतलब कॉन्वेलेंट का मतलब क्या है? रिकवरी फ्रॉम इलनेस। मतलब एक व्यक्ति जो इलनेस मतलब उसके पास बीमारी थी, वो क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो कॉन्वेलेंट का मतलब क्या समझे कि रिकवर, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स होता है, इट मीन्स रिकवरी ऑफ इलनेस। एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड था, इलनेस था, उसकी बीमारी थी, वो क्या हो चुका? रिकवर्ड हो गया, वो सही हो गया। प्लाज्मा जानते हैं होंगे, मैंने ब्लड का पोर्शन मैंने पढ़ाया था और पढ़े भी होंगे। ब्लड में प्लाज्मा सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि 90% पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, ये क्या रखता है? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? एंटीबॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। जो रक्षा करता है हमारी, किससे रक्षा करता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, बीमारियों से रक्षा करता है, बैक्टीरिया से। जो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से रक्षा करता है। जो बीमारी कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, उससे रक्षा करता है। सो देखिएगा, तो कन्वल्सेंट का मतलब रिकवरी फ्रॉम इलनेस एंड प्लाज्मा मीन्स कंटेन्स एंटीबॉडी। मतलब इसके अंदर क्या पाया था? एंटीबॉडी। अब भैया एंटीबॉडी क्या बोला है? तो एंटीबॉडी क्या होती है? मैंने पढ़ाया भी था, WBC का पोर्शन मैंने पढ़ाया था कोरोना वायरस सेशन में। तो देखिए, एंटीबॉडीज़ क्या होती है? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये किसके अगेंस्ट वर्क करती है? तो ये वर्क अगेंस्ट एंटीजन। अब भैया एंटीजन क्या है? तो एंटीजन क्या बोला है? तो एंटीजन को आप हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं। तो एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा और एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं। आप समझिएगा। तो ये एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो वर्क अगेंस्ट, जो काम करता है किसके खिलाफ? अगेंस्ट में तो किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ ये क्या करता है? काम करता है। ठीक, मतलब एंटीजन को ये किल करता है, मतलब इससे प्रतिरक्षा करता है एंटीबॉडी। अब एंटीजन क्या है? तो यहाँ पे मैंने एरो देके लिखा। तो एंटीजन इज अ एजेंट। तो ये एक एजेंट है। अब क्या एजेंट का मतलब? एजेंट देखते होंगे, आते आते रहते हैं। एक जैसे बोलते हैं कि बिचौलिया भी बोल सकते हैं, या फिर एजेंट, उन दोनों के बीच का मिलाने वाला। आप समझिए क्या है इसमें, इसका काम क्या है? तो एंटीजन क्या है? एजेंट है। किसका एजेंट है? वायरस का है, बैक्टीरिया का है, प्रोटोजोआ का है, यानी विषाणुओं का है, जीवाणुओं का है और प्रोटोजोआंस का है। अब देखिए, यानी ये जो एंटीजन है वो एजेंट का काम कर रही है। किसके लिए? वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआंस के लिए। यानी ये जो एंटीजन है ये वायरस को, बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को बुलाता है। एंटीजन क्या करता है? बुलाता है। किसको बुलाता है? अब वो शायरी मत समझिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ इसका भी है, लेकिन बुलाती है, लेकिन भेज कौन देता है? मार कौन देता है? यहाँ पे एंटीबॉडी। अब ध्यान दीजिएगा। तो एंटीजन इज द एजेंट ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस। अब देखिए, यानी एंटीजन बुलाती है वायरस को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को कि आओ, एक शरीर मिला है, लिविंग बॉडी मिली है, बहुत सारा उसमें फूड मिलेगा, बहुत रहने की जगह मिलेगी, लिविंग हो जाओगे तुम। जैसे वायरस तो नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ है। अगर बाहर ऐसे किसी सरफेस में, एनवायरनमेंट में पड़ा है तो नॉन लिविंग है। अगर वो लिविंग बॉडी में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, यानी कोई लिविंग सेल्स, यानी हम सबकी बॉडी सेल से बनी है, अगर उसमें आता है तो वो तुरंत क्या होता है? लिविंग में आता है। तो ये मतलब एंटीजन निमंत्रण देता है। किसको? आमंत्रित करता है कि आओ, एक बॉडी मिली है जिसमें आपको खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा और अपनी संख्या को खूब बढ़ाओ,
खूब बढ़ाओ। तो जैसे वायरस कहता है कि ये एंटीजन, ये जो एजेंट का काम कर रहा है, कहता है वायरस बैक्टीरिया आओ, प्रोटोजोआ आओ और अपनी संख्या बढ़ाओ और उसको बीमार कर दो। यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये क्या है, पैथोजेंस होता है। अब पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस वे होते हैं जो कॉज करते हैं डिसीज़ को, मतलब डिसीज रोग फैलाते हैं, मतलब आओ रहो खाओ पियो और बीमारी भी फैलाओ, मतलब दिस आर पैथोजेंस एंड पैथोजेंस कॉज डिसीज़। पैथोजेंस क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। अब अगली बात की मूव करते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबॉडी, अब ये तो कर रहे हैं, बीमारी फैलाना शुरू कर दिए, बॉडी में वायरस आ गया, जैसे कोरोना वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी वाला बैक्टीरिया आ गया। अब समझिए, अब इसके लिए जैसे आया, अब एक्टिव कौन हुआ भैया, एंटीबॉडी एक्टिव हुई। अब इसमें क्या था, मैंने पढ़ाया था एंटीबॉडी, WBC में जो लिम्फोसाइट्स होती है, जो सबसे छोटी आकार की सेल्स होती है, स्मॉलेस्ट साइज की होती है, वो लिम्फोसाइट्स होती है। और मैंने लिम्फोसाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल का काम क्या है कि एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करती है, यानी संश्लेषण करती है, बनाती है। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडी को बनाना। और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया को किल करना। तो ये सब हम सबको, अगर हम खान पीन अच्छा रखेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, विटामिन सी की भरपूर मात्रा लेंगे, तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया भी था। साथ साथ ध्यान से देखिएगा, साथ साथ ग्रीन टी भी पी सकते हैं, तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो ये तो लेना चाहिए। अगर ये उसके लिए होता है कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी, जब व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से उस वायरस या किसी भी वायरस से, यानी कोरोना ही वायरस ले लें, उससे सफ़र कर रहा हो। और अभी मैं बताता हूँ होता क्या, पूरा समझाऊंगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्लाज्मा थेरेपी से। जैसे कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जैसे मान लीजिए हम अपने आप को ले लेते हैं, मैं मान लो कोविड-19 पेशेंट था, हमारे अंदर इम्यूनिटी सही थी, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बहुत डेवलप था, और मेरे अंदर वो कोरोना वायरस आया और मेरा एंटीबॉडी उसे खच कर दिया, मतलब मार दिया, किल कर दिया। तो अब हम, यानी हमारे अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप हुई, यानी कौन सी एंटीबॉडी डेवलप हुई, जो किसको मार सकी, कोरोना वायरस को मार सकी। तो जो मान लो हम रिकवर्ड हो गए, ठीक, रिकवर्ड होंगे भी, हम सभी रिकवर्ड होंगे, भारतवासी भी। अब हम रिकवर्ड हुए तो हमारे अंदर से क्या लिया जाएगा, प्लाज्मा निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, और प्लाज्मा क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि इसी में क्या पाता है, प्लाज्मा ही क्यों निकाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाई जाती है। अब देखिए, वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो तुरंत कोरोना वायरस को मार रही है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, देयर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। देखिएगा ध्यान से, देयर आर कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप की टोटल एंटीबॉडीज़ होती हैं, बट मेनली 2 टाइप्स। मेनली कितनी होती है, मुख्यतः कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। तो कुल अगर बोलेंगे तो 5 प्रकार की होती है, और मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जिसमें मैंने डिवाइड किया पाँचों के नाम, पूरा पाँचों में समझाने के लिए लाया हूँ। यहाँ से इससे ज़्यादा कोई भी UPSC का उठा लीजिएगा, बड़े से बड़े एग्जाम्स आपके सारे के सारे इससे कवर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मेनली कितने होते हैं, 2 टाइप्स, एंड टोटली कितने होते हैं, 5 टाइप्स। तो देखिए, जिसमें IgM फर्स्ट टाइप, IgG, ये कोई रेस्पेक्टिवली नहीं है, मैं समझाने की दृष्टि से, मैं अपने हिसाब से पढ़ने में अनुकूल बने आपके लिए भी उस तरह से मैंने लिखा है। IgM, IgB, थर्ड वन इज़ IgA, फोर्थ वन इज़ IgD एंड फिफ्थ वन इज़ IgE। तो 5 भागों में बांटा गया है, IgA, D, E, G, M, ठीक। तो देखिए, ये IG क्या है, तो ये IG क्या है अगर पूछेगा, तो ये IG क्या होता है, तो IG का मतलब होता है, मैंने लिखा है I, और G का मतलब, I फॉर इम्यूनोग्लोबिन, I फॉर क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो, I फॉर क्या है, इम्यूनो, और G फॉर क्या है, ग्लोबिन, G फॉर क्या भी है, ग्लोबिन। सो IG का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो मेन फंक्शन जो मेनली कितने होते हैं, 2। तो मेनली कौन कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन M होता है, और मेनली इम्यूनोग्लोबिन G। तो IgM और IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन G और M, यही 2 मेन होते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से कि मेन फंक्शन
परफॉर्म करते हैं। यही मुख्य क्रिया संपन्न करते हैं हमारे शरीर में, जो किसके प्रति लड़ते हैं भैया, तो जो लड़ते हैं आपके किससे, हमारे जो बॉडी में बाहर से आए हुए हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो आए हुए हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जैसे बैक्टीरिया वायरस, उससे लड़ते हैं। और इन्हीं का प्रयोग किस में करते हैं, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी में किया जाता है। तो इन्हीं का प्रयोग हम किस में करते हैं भैया, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी में करते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैं अभी सबसे लास्ट में इसको समझाऊंगा, व्हाट इज़ IgM एंड व्हाट इज़ IgG, यानी इम्यूनोग्लोबिन M एंड इम्यूनोग्लोबिन G। सो पहले हम पढ़ते हैं ए, लाइन से क्रमशः मैंने बताया। ए क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब रेस्पिरेटरी जितने भी श्वसन संबंधी सारी ऑर्गन्स होते हैं उसकी इनर सबसे आंतरिक भागों में, इनर का मतलब आंतरिक भागों में, इनर लाइनिंग मतलब उसके बीच में पाया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो ये एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है देखिए ये जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन क्या ए, ये जो इम्यूनोग्लोबिन ए है ये इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब श्वसन संबंधी जो ऑर्गन है उसके आंतरिक भागों में ये पाया जाती है। और कहाँ पाया जाता है भैया, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, मतलब पाचन तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया, पाचन तंत्र में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, एज वेल एज सलाइवा में पाया जाता है, जैसे हमारे लार में पाया जाता है। स्पिट का मतलब थूक, जो हम थूकते हैं उसमें स्पिट में पाया जाता है। और टीयर्स में पाया जाता है, मतलब आंसुओं में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क का मतलब क्या होता है भैया, जब माता अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तो वो दूध देखिए, वो जो मिल्क होता है बच्चे के लिए बड़ा ही न्यूट्रिएंट होता है, बहुत ही सबसे बड़ा पोषण होता है, उससे ग्रोथ ज़्यादा होती है बच्चों में। और सबसे संतुलित आहार उसे कह सकते हैं, पूर्ण आहार बोल सकते हैं, और प्रथम आहार भी बोलते हैं माता का दूध जो होता है। ठीक, जो ब्रेस्ट मिल्क माता जो स्तनपान कराती है उसमें भी पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन संबंधी क्रिया में पाया जाता है, जैसे कि पाया जाता है सलाइवा में पाया जाता है, स्पिट मतलब थूक में पाया जाता है, सलाइवा मतलब लार में पाया जाता है, टीयर्स मतलब आंसू में पाया जाता है, और ब्रेस्ट मिल्क मतलब माता जब स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसमें पाया जाता है। अब एक चीज़ आपको बताना है, माता के जब स्तनपान कराने वाले मिल्क में मतलब ब्रेस्ट मिल्क में वो कौन सा मुख्य पदार्थ पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वह कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है, मुख्य वस्तु पाई जाती है, वो कौन सा तत्व पाया जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे बताना है कि माता जब स्तनपान कराती है तो उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, मेनली जो बच्चे में ग्रोथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, मतलब वृद्धि और पोषण तत्व प्रदान कराता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब IgA हो गया, अब इम्यूनोग्लोबिन D। अब देखिए इम्यूनो का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, और ग्लोब्यूलिन क्या होता है, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा, और ग्लोब्यूलिन क्या है, तो अगर कोई किसी ने पूछा, एक चीज़ और बता देता हूँ, तो ग्लोब्यूलिन क्या है, सो ग्लोब्यूलिन इज़ अ प्रोटीन, मतलब ग्लोब्यूलिन मतलब प्रोटीन, वह प्रोटीन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अभी मैं बताया था एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी भी क्या एक प्रकार का ये प्रोटीन है, यानी ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, क्या है भैया, यह एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी वह प्रोटीन जो प्रतिरक्षा यानी इम्यून प्रदान करता है, फाइट करता है जो लड़ने में बैक्टीरिया और वायरस से। अब समझिएगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। अब IgD मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी, ये क्या है, दिस इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंटीबॉडी, ये सबसे कम मात्रा, ये जो एंटीबॉडी है ये बहुत कम, लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम पाया जाता है, तो सबसे कम वह कौन सा एंटीबॉडी है, या प्लाज्मा में वो कौन सा एंटीबॉडी है सबसे कम पाया जाता है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी सबसे कम पाया जाता है, लीस्ट मतलब कम पाया जाता है, विथ द स्मॉल अमाउंट इन ब्लड, बहुत ही कम पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में, तो ब्लड में इसकी ये ब्लड में पाया जाता है ग्लोबिन निकल जा रहा है, ग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब हीम, जब हीमोग्लोबिन कई से कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, तो हीम का मतलब एक आयरन होता है, वर्णक होता है वो, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, वैसे ग्लोब्यूलिन भी एक प्रोटीन है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है।
तो ये इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो IgD यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी जो है वो सबसे कम पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट IgE यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन मतलब पाया जाता है कहाँ, स्मॉल अमाउंट इन ब्लड, कहाँ, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ब्लड में। ठीक, सबसे कम क्या पाया जाता है, IgD, उसके बाद क्या पाया जाता है, ये IgE जो स्मॉल अमाउंट इन ब्लड मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। व्हेन द बॉडी, देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिएगा इसका काम शुरू हो गया काम। व्हेन द बॉडी ओवर रिएक्ट्स टू एलर्जेंस, एलर्जेंस का मतलब जब बॉडी रिएक्ट्स करती है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हमारे, जैसे बैक्टीरिया आया या वायरस आया हमारी बॉडी में, तो जैसे बॉडी ओवर रिएक्ट टू एलर्जेंस, जैसे बॉडी समझती है कोई नई चीज़ आई है तुरंत, यानी कि कौन सी नई चीज़ आई है, बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है या प्रोटोजोआ आया है, तो ये तुरंत क्या करती है, बॉडी ओवर क्या करती है, रिएक्ट करती है, किसके प्रति रिएक्ट करती है, किसके प्रति, एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब बताया मैं, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो ये तुरंत उससे फाइट करती है इस एलर्जेंस के, यानी बैक्टीरिया आया हो या वायरस आया हो या प्रोटोजोआ है, उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, लड़ती है कि क्या ना फैलाए, इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज ना करे, संक्रमण ना फैलाए, फ्रॉम अ पैरासाइट। ये एक प्रकार क्या है, पैरासाइट ही तो है एक प्रकार के, जो हमारे अंदर रहते भी हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं और हमें को डिसीज़ कॉज करते हैं, हमें को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ये तुरंत क्या होता है, तुरंत जैसे बॉडी में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन IgE तुरंत फाइट करना शुरू कर देती है जब कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बैक्टीरिया, वायरस आया, तुरंत ये फाइट करना शुरू कर देती है कि इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। और किससे लड़ती है, फ्रॉम अ पैरासाइट से, यानी परजीवी से लड़ती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज IgM। नेक्स्ट इस क्या है, IgM क्या है भैया, अब समझिएगा ध्यान से। IgM इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, तो देखिएगा फर्स्ट प्रोटीन, सबसे मोस्ट डबल स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, डबल स्टार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे मैं चौकोर भी कर दे रहा हूँ, समझिएगा। फर्स्ट प्रोड्यूस IgM, सबसे पहले जब क्या, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, अब हमारे शरीर में क्या हुआ, हमारे शरीर में आया वायरस, तो सबसे पहले लड़ने का ठेका किसका होता है, IgM का। अब समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, फर्स्ट प्रोड्यूस IgM, सबसे पहले ये प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, ये सबसे पहली एंटीबॉडी मानी गई है, ठीक। दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब जो फाइट करती है किसके अगेंस्ट, वायरस, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक। दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, ठीक, एंटीबॉडी। द बॉडी मेक्स व्हेन द, देखिए दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी द बॉडी मेक्स व्हेन इट फाइट्स न्यू इन्फेक्शन, जब बॉडी नहीं समझ पाती है, या जैसे मान लीजिए ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस आया, जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब नया कोरोना वायरस आया, इसकी अपनी जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जब बॉडी नहीं समझ पा रही है, तब जब जितना लड़ना था लड़ी, जब नहीं लड़ पाई, जब हार मान गई या नहीं समझ पाई उसे, तब ये क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले ये प्रोड्यूस होता है। तो जब और भी छोटे छोटे जो इम्यून पावर हैं, जैसे हो गया लिम्फोसाइट, हो गया T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट हो गया, जब ये नहीं सक्षम नहीं हो पाए, तब क्या हुआ, तब ये क्या हुआ, फर्स्ट प्रोड्यूस IgM। तो इसके बाद IgM निकलता है, तो ये क्या होता है, ये इसे फर्स्ट एंटीबॉडी कहते हैं। द बॉडी मेक्स व्हेन इट फाइट्स न्यू इन्फेक्शन, तो बॉडी जब करता है, जब बॉडी उसको लगता है कि, जब इस एंटीबॉडी को लगता है कि कोई नया इन्फेक्शन है आया हमारे शरीर में, जो हमें बाद में कॉज भी कर सकता है, तो इसके अगेंस्ट क्या करता है, ये करता है, लड़ता है। और देखिए ये कहाँ पाया है IgM, तो ये फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड, ये कहाँ पाया है, ब्लड में पाया है, और लिम्फ मतलब लसिका द्रव, फ्लूइड मतलब द्रव, यानी रक्त में पाया है और लसिका द्रव में पाया है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन M ब्लड में पाया है और लिम्फ फ्लूइड यानी लसिका द्रव में पाया है। तो सबसे इसको फर्स्ट एंटीबॉडी कहा गया है। सबसे पहले फाइट करती है, जब कोई नया प्रकार का वायरस आता है तो उससे लड़ती है, फाइट करती है, उसे किल करने का कार्य करती है। फिर दूसरे बाद इस, पहले फर्स्ट प्रोड्यूस क्या हुआ, IgM। उसके बाद एक स्टार बता दे रहा हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समझिएगा। उसके बाद IgG का काम क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आफ्टर दैट IgM, तो ये क्या करता है, आफ्टर सम मोर डेज प्रोड्यूस IgG, ये मतलब कुछ दिन बाद
क्या प्रोड्यूस होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी प्रोड्यूस होता है। मीन्स वही कह रहा है आफ्टर सम मोर डे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी प्रोड्यूस होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये पाया जाता है फाउंड इन ब्लड में पाया जाता है, और बॉडी फ्लूइड, बॉडी में यानी शरीर में जो फ्लूइड पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है उसमें पाया जाता है, और साथ साथ ब्लड में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड में पाया जा रहा है, ये भी ब्लड में पाया जा रहा है, और आईजीएम भी ब्लड में पाया जा रहा है। इसीलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार है कि ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट होता है। जो वायरस के प्रति, कहीं भी वायरस भी हो तो उसे किल करने का काम करेगा तुरंत, की बॉडी में ब्लड हर जगह बह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, उसके बाद मोस्टली इसका काम क्या है, ये तुरंत किल करता है बैक्टीरिया को एंड वायरस को। तो देखिए दो मुख्य है। पहले क्या था, देखिए सबसे पहले कौन सा प्रोड्यूस हुआ, सबसे प्रोड्यूस होता है सबसे पहले इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम होता है, फर्स्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए नया इन्फेक्शन आता है तो उससे प्रति लड़ता है। उससे कुछ दिन बाद आफ्टर सम मोर डेज के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है आईजीजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, जो किसको मारने का काम करता है, तो बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। अब समझिएगा, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, ये मान लो मैं हूँ, ये मान लो मैं हूँ और मुझे कोविड-19 डिसीज़ थी, कोविड-19 था, कोविड-19 डिसीज़ थी, और मैं क्या हो गया, रिकवर हो गया। क्या हो गया, मैं रिकवर्ड हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, रिकवर्ड हो गया। अब मान लीजिए ये कोई एल्डर पर्सन है, ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है, मान लीजिए एल्डर पर्सन है। अब एल्डर पर्सन जानते ज़्यादा उसको मारता है, ये एल्डर पर्सन हाई रिस्क पे होता है। क्या होता है, हाई रिस्क पे होता है। अब मैं जो रिकवर्ड हो गया कोविड-19 पेशेंट से, कोविड-19 डिसीज़ से, कोविड-19 पेशेंट्स में था जो कि रिकवर्ड हो गया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज़ से मैं रिकवर्ड हो गया। तो मेरे जो मैं रिकवर्ड हुआ तो मेरे अंदर जो ये जो पाया जा रहा है IgG एंड IgM, ये जो मेरे अंदर बन रहा है, यानी जो हमारे अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम जो बना हमारे शरीर में, ये यानी ये कोरोना वायरस से लड़ने में पूर्णतः सक्षम था, उसको मारने में सक्षम था। इसीलिए तो हम रिकवर्ड हो गए, इसीलिए तो हम कोविड-19 पेशेंट थे लेकिन हम क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। इट मीन्स हमारा IgG मतलब मेरा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड एम क्या था, बहुत ही कैपेबल था, बहुत ही एलिजिबल था किससे फाइट करने में, तो कोरोना वायरस से फाइट करने में। इसीलिए हम क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। अब क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ कि इससे और भी आपको समझ में आ जाए। तो देखिएगा, हाँ फिर देखिए, तो ये मान लिए हम क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए किससे, कोविड-19 पेशेंट से। यानी हमारे अंदर जो IgM है वो क्या है, वो फाइट कर सकता था, फाइट कैपेबल था किससे लड़ने में, किससे लड़ने में, कोरोना वायरस से लड़ने में। अब क्या होगा, अब ये देखिए मान लीजिए, ये मान लीजिए हम हैं और ये पेशेंट है। अब ये क्या होगा, यहाँ से हमारे अंदर से क्या लिया जाएगा, हमारे अंदर से क्या लिया जाएगा भैया, हमारे अंदर से पूरा ब्लड नहीं लिया जाएगा, एक नीडल लगाया जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, मैं कोविड-19 पेशेंट था लेकिन अब रिकवर्ड हो गया। अब हमारे अंदर से ब्लड का प्लाज्मा कलेक्ट किया जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड दान नहीं किया जाएगा, पूरा ब्लड नहीं निकाला जाएगा, वैसे मर जाएगा। ब्लड में क्या निकाल लिया जाएगा, प्लाज्मा लिया जाएगा। ब्लड में क्या लिया जाएगा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा, अब देखिए ब्लड आ रहा है, ब्लड निकाला गया, नीडल्स लगाया गया, देखिए यहाँ नीडल्स लगाया गया, क्या लगाया गया, नीडल्स, और इससे वहाँ निकाला गया ब्लड और उसको उसमें क्या लिया गया, प्लाज्मा को कलेक्ट कर लिया गया, और सारा ब्लड फिर बाद में हमारे बॉडी में प्रवेश करा दिया गया। तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा आ गया, और जो जितने अमाउंट चाहिए थी प्लाज्मा तो वो डॉक्टर्स ने कलेक्ट कर लिया। ठीक, अब वो जो ये जो कलेक्ट किया हुआ ये हमारे अंदर का प्लाज्मा है, अब ये क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। किसके अंदर, जो इसमें एल्डर पर्सन है जो हाई रिस्क पे होता है, जिसकी इम्यून पावर उतनी डेवलप नहीं होती है क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, उसमें प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है। तो एल्डर जो पर्सन होता है वो हाई रिस्क पे होता है। तो हमारा जो IgG जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में क्या था, IgM, IgG एंड IgM, तो वो गया किसके अंदर इंजेक्ट हो गया, किसके अंदर इंजेक्ट किया गया, एल्डर पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया गया। फिर ये आफ्टर 2 days कहा जाता है, इसमें जो बताया जा रहा है
आफ्टर 2 डेज। 2 डेज़ के बाद ये क्या होता है, पेशेंट थोड़ा ठीक होना शुरू कर देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सर्वाइवल उसकी शुरू हो जाती है। कुछ 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद जो पेशेंट, जैसे जो आईसीयू में था, मान लीजिए ये पेशेंट था, अब ये 2 दिन बाद क्या, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, मतलब कि इसके हेल्थ में क्या होने लगेगा, सुधार होने लगेगा। तो 2 दिन बाद इस पेशेंट के अंदर ये क्या होगा, सुधार होने लगेगा। ये बहुत सारे वहाँ पे किया गया जो आईसीयू में एडमिट थे, आईसीयू तक जो पहुँच गए थे, उनके में भी ये कारगर साबित हुई है कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। यानी ये प्लाज्मा थेरेपी तो की जा रही है, हमारे अंदर से क्या निकाला गया, ब्लड में लिया गया प्लाज्मा ले लिया गया, बाकी ब्लड हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया, प्रवेश कर दिया गया, और ये प्लाज्मा इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डाला गया जो बहुत ही हाई रिस्क पे था, चाहे एल्डर पर्सन हो चाहे कोई पर्सन हो। मैं कोई भी मैं बोल देता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि एल्डर पर्सन, क्योंकि एल्डर पर्सन क्यों मैंने लिया, क्योंकि उसके अंदर इम्यून पावर कम होती है, इम्यून डेवलप नहीं रहा होता है, बहुत ही कमज़ोर होती है। तो फिर वो आईसीयू में पेशेंट भी देखे गए हैं कि वो क्या हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं। तो अभी इसका पूरी तरह से अब इसका आईसीएमआर से लेकर कई सारे विश्व की कई सारी संस्थाएं और कई सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट भी इसको अप्रूव किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से सबको ये हेल्प करे, पूरी तरह से सक्षम हो। जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है उसको प्लाज्मा थेरेपी, मतलब रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा लिया जाए और इन्फेक्टेड जो पर्सन है, जो कोविड-19 पेशेंट है, उसके अंदर डाला जाए, जिससे वो भी क्या हो, स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए, सुरक्षित हो जाए, जान माल का खतरा जान जाने से बचे उसका, ठीक। तो ये भी चीज़, तो ये बड़ा अच्छा है। अब देखिए, इसमें जो 24,000 बताया रहे हैं केसेस जो हैं इंडिया में, उसमें 8,000 पेशेंट को बहुत ज़रूरत है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है इस समय, जैसे बताया जा रहा है, जो डेटा आ रही है, तो उनको इस प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत है कि उसके अंदर एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। तो इतना समझ में आया। तो ये था कन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये पूरा जो प्रोसीजर था कन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब यही है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो वायरस का, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, कहाँ पे, जो इन्फेक्शन का स्टेज है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी में, यानी हमारे शरीर में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वायरस का इन्फेक्शन स्टेज ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। तो देखिएगा, पहले इसके 3 स्टेज होते हैं। देखिए, वायरस का जो, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन स्टेज है, वो कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होता है 1 से 6 दिन का होता है फर्स्ट स्टेज। इसमें बीमारी का पता ही नहीं चलता, सही बात है, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि तब तक उसकी एंटीबॉडी जो कुछ हो रही होगी, जैसे लिम्फोसाइट होती है, वो लड़ रही होती है, तो इसमें बीमारी का पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन करना चाहिए एंड अर्ली डिटेक्शन, पता कर लेना चाहिए, अर्ली में तुरंत पता चल जाए। अगर सिम्टम्स लगभग थोड़े लग रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, तो तुरंत ये उस समय उसके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, वो रिकवर्ड भी हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, मान लिए 6 दिन तक उसे पता ही नहीं चला, 6 दिन के बाद आया 7वां डे। सेकेंड स्टेज कितने से कितने दिन का होता है, 7 से 14 दिन का सेकेंड स्टेज होता है। अब 6 दिन के बाद क्या लग गया, 7 से 14 दिन का सेकेंड स्टेज माना गया है, जिसमें लंग इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी लंग्स में, यानी फेफड़ों में संक्रमण होना शुरू हो जाता है। लंग इन्फेक्ट हो जाता है, यानी लंग में क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब लंग्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, मतलब अब सांस हम किसके द्वारा लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, तो हमारा हालत बिगड़ना क्या होता है, अब ये शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी चीज़ है। अब अगर इसी स्टेज में ही क्या कर दी जाए, प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी दी जानी चाहिए, तो सेकंड स्टेज में ही अगर प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाएगी तो व्यक्ति जो इन्फेक्ट है कोरोना वायरस से वो बच सकता है। फिर देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए नहीं दी गई, तो जैसे थर्ड स्टेज में पहुंच गया, कोरोना वायरस थर्ड स्टेज में पहुंच गया, और थर्ड स्टेज क्या होता है, मोर देन 14 डेज से ऊपर, 14 डेज से क्या होता है, अबव 14 दिन से ऊपर माना गया है, जो इसे लास्ट स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज को लास्ट स्टेज बोलते हैं। 14 दिन के बाद मामला बिल्कुल खराब हो चुका होगा, क्योंकि लंग इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका होगा, लंग में इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका होगा, जिससे साथ साथ क्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत का मतलब हमारा, आपने पढ़ा होगा श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, जो अमूमन माना गया है 1618 बार,
ठीक, 16 से 18 बार पर मिनट, मतलब हम 16 से 18 बार श्वसन मतलब सांस लेते हैं। तो अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट इज़ 16 to 18 टाइम्स, मतलब हम पर मिनट में 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन ये 16 से 18 से बढ़कर देखा जा रहा है 28, जब कोरोना वायरस ज़्यादा जब सेकेंड से तीसरे स्टेज में जाने को होती है तो ये 28 से 30 बार सांस लेता है। क्योंकि सीधी सी बात है, सांस क्या होता है, क्या है, लंग इन्फेक्शन हो चुका, लंग्स में स्वेलन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आती है, तो सूजन आ जाएगी तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, O2 आ नहीं पाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस नहीं, ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है तो सांस हमारा फूलेगा, तो सांस हम ज़्यादा जल्दी लेंगे, सांस और ज़्यादा लेंगे, तो सांस जितनी बार ज़्यादा लेंगे तो श्वसन दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 28 to 30 सेकंड हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा। तो थर्ड स्टेज को इसीलिए लास्ट स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है भैया, ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। और किससे ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म से। किससे ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म से। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में लंग इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। और अगर यहीं पे अगर प्लाज्मा थेरेपी कर दी जानी चाहिए। अगर यहाँ प्लाज्मा थेरेपी नहीं की गई तो ये थर्ड स्टेज में पहुँच जाएगा। अगर थर्ड स्टेज यानी लास्ट स्टेज में पहुँच गया तो ऑर्गन्स जो हमारे यानी अंग हैं वो फेल्योर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें अमूमन देखा गया है कि किडनी फेल हो रहा है। क्या फेल हो रहा है भैया, किडनी फेल हो रहा है। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं। और ये किससे फेल्योर होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म। किससे फेल होता है, अब स्टॉर्म का मतलब ये होता है हिंदी में तूफान, यानी खतरनाक ही होगा, तूफान ला रहा है तो सीधे। और साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो ये किसको डैमेज करता है भैया, इसीलिए मैंने लिख दिया है सेल्स को डैमेज करता है। यानी हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। पूरी अंग किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना हुआ, ठीक। यहाँ तक पूरे ब्लड किससे मिलकर बना है, सेल्स। RBC राइट ब्लड सेल्स बोलिए या कार्पसेल्स बोलिए, WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलिए, ऐसे सेल्स बोलते हैं। तो पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। इसीलिए साइटो का मतलब पढ़े होंगे, साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं सेल्स का, तो साइटो का मतलब सेल्स ही होता है। तो ये सेल्स को डैमेज करता है। अब ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइन क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछा, अगर पेपर में पूछा गया तो साइटोकाइन क्या होता है, तो ये मैसेंजर प्रोटीन होता है, यानी एक संदेशवाहक होती है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करती है, मैसेंजर मतलब संदेश देती है। साथ साथ अब देखिए, साइटोकाइन कोई ख़राब नहीं है। साइटोकाइन जब ज़्यादा, एक प्रोटीन है जब ज़्यादा निकल जाएगा, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा, ओवर रिएक्शन हो जाएगा, इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगेगा, ओवर रिस्पॉन्स देने लगेगा, तभी हमारे सेल्स डैमेज होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू उत्तक डैमेज होगा। तो ये सब, तो देखिए ये मैसेंजर, साइटोकाइन इज़ अ मैसेंजर प्रोटीन, जिनका इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इम्यून सेल्स में होता है, प्रतिरक्षा कोशिका में होता है। तो इम्यून सेल्स किसे कहते हैं, WBC जानते हैं, जिसे शरीर का सिपाही बोला गया, लड़ता है बाहरी आए हुए शरीर में, बाहरी से शरीर के मनुष्य के शरीर में आए हुए विषाणुओं और जीवाणुओं से लड़ता है। तो इसका निर्माण इम्यून सेल से होता है। साइटोकाइन का निर्माण इम्यून सेल्स यानी WBC से होता है, और अदर सेल्स जैसे RBC से भी होता है। तो साइटोकाइन का फॉर्मेशन। अब साइटोकाइन स्टॉर्म क्या करता है, तो ये स्टॉर्म कहाँ से आता है, ये तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र के ज़्यादा, ओवर मतलब अति ज़्यादा रिस्पॉन्स है या ओवर रिएक्शन से, मतलब इम्यून सिस्टम के ओवर रिस्पॉन्स या ओवर रिएक्शन से ये साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जिससे ऑर्गन क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, फेल्योर हो जाते हैं। साथ साथ इसमें क्या होता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब लंग्स में सूजन आ जाता है, फेफड़ों में सूजन आ जाता है। साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है सेप्सिस। सेप्सिस को बोलते हैं रक्त विषाक्तता, मतलब ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा नहीं, पॉइजनिंग की मात्रा ज़्यादा, पॉइजन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी रक्त विषाक्त हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ध्यान दीजिएगा, तो सेप्सिस यानी ब्लड पॉइजनस हो जाता है, यानी रक्त विषाक्त हो जाता है, ठीक। साथ साथ इसमें क्या होता है, अब देखिए जब लंग्स, मैंने बताया था लंग्स में क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, तो सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। साथ साथ जब साइटोकाइन स्टॉर्म में ये भी देखा गया है,
तेज़ बुखार आता है, नौजिया मतलब मिचली यानी वोमिटिंग भी होती है, जी मचलाता है, फिर बॉडी में ऑर्गन में क्या होती है, सूजन यानी स्वेलिंग होती है, और साथ साथ इसमें बहुत ही तेज़ी से क्या लगती है, अत्यधिक थकान लगती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेज मिला होगा। सो पूरा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।